हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 12 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 11 स्टडी करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले जो है चैप्टर नंबर 2 के हमने टोटल जो है 10 पार्ट कवर करा दिए हैं, जिसमें कि दोस्तों हम सभी ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के जितने भी आपके डिफिनेशन वाले पार्ट थे और न्यूमेरिकल वाले पार्ट थे उन्हें हमने पूरा अच्छे से पिछले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि पिछला लेक्चर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं हम सब कि हमें अब जो है कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। और दोस्तों एक बात, ये जो आपका आज का पार्ट 11 है ये आपके चैप्टर नंबर 2 का सबसे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद दोस्तों आज के इस लेक्चर में ही आपका पूरा जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके टोटल दोस्तों 2 टॉपिक बचे हुए हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका बचा हुआ है थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। डेट में दोस्तों हिंदी में इसे ऊष्मीय प्रतिबल या फिर तापीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसमें आपका दूसरा टॉपिक ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो दोस्तों डेट मीन्स आपका यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम सब इस लेक्चर में पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर नंबर 2 जो है पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा इजीली। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए अब जो है सबसे पहले हम सब अपने पहले टॉपिक को समझते हैं, जैसा कि जो है थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे कहते हैं रफ, देन आप समझ लेते हैं। ओके, चलिए तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस कहते किसे हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि यहाँ पर लिखे गए इसके डिफिनेशन को आप लोग इजीली समझ सकें। ओके, तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा कि दोस्तों इसे समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ये काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहे और आपको इसके साथ साथ इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया कोई यहाँ पर एक छड़ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक छड़ है जिसका दोनों सिरा क्या है यहाँ पर तो फ्री है। ओके, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए एक छड़ और हमने ले लिया, ये भी मान लीजिए एक कोई हमने और छड़ ले लिया। ठीक है, बट इस छड़ का जो एक सिरा है वो फिक्स है और इसका एक सिरा फ्री है। ओके, इसी प्रकार दोस्तों एक छड़ और हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसा कि मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, और दोस्तों इस छड़ का जो है दोनों सिरा हमने यहाँ पर मान लीजिए ले लिया, क्या है इसका दोनों सिरा फिक्स है। ओके ना, तो दोस्तों इसी तरह ध्यान से समझते चलिए। देखिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने छड़ के 3 कंडीशन को ले लिया। जैसा कि सबसे पहला कंडीशन हमने लिया इस छड़ का क्या है दोनों सिरे फ्री हैं। दूसरे में हमने ले लिया इस छड़ का एक सिरा फिक्स है बट एक सिरा फ्री है। तीसरे कंडीशन में हमने ले लिया कि इस छड़ के दोनों सिरे क्या हैं तो फिक्स हैं। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले कंडीशन में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। और दोस्तों इसलिए हमने आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन बनाए हुए हैं छड़ के, जिससे कि आपको पता हो सके कि इसमें से किस कंडीशन में जो है आपके थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है। ठीक है, डेट में दोस्तों थर्मल स्ट्रेस इन तीनों कंडीशन में से किस छड़ में उत्पन्न होगा। ओके ना, तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा किस में होगा नहीं, बट क्यों नहीं होगा ये भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, देखिए टॉपिक हमारा है थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, डेट में दोस्तों यहाँ पर ताप या उष्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक छड़ को जो है हम लोग क्या करेंगे उष्मा या फिर ताप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उष्मा तथा ताप प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए लैंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई लैंप है। ठीक है, लैंप, और इस लैंप को दोस्तों आप लोग कैंडल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कैंडल है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए इस कैंडल या फिर लैंप से क्या होगा उष्मा या फिर ताप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई लैंप ले लिया फिर कैंडल मान लिया, जिससे दोस्तों हमने क्या किया इस छड़ पे क्या किया तो टेम्परेचर प्रोवाइड किया। ठीक है, इस छड़ पर जब टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों आप सबको पता होगा यदि कोई भी छड़ है
तो उसका अपने खुद में भी एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। और यदि उस पर हम अलग से कोई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, तो परिवर्तन होगा ना, बिल्कुल होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो देखिए यदि हम यहाँ पर लैंप के द्वारा इस छड़ में क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो इसके कारण इस छड़ में क्या होगा, इस छड़ के टेम्परेचर में दोस्तों परिवर्तन होगा, डेट में डेल्टा टी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब किसी छड़ में मतलब उसके टेम्परेचर में जब परिवर्तन होता है तब उसके अंदर दोस्तों कुछ परिवर्तन तो दिखाई देते हैं, जिसके द्वारा हम मान लेते हैं कि हाँ इसमें परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा कि इसकी जो लंबाई होगी, तो हमने मान लिया इस टेम्परेचर के कारण इस छड़ में क्या हो रहा है, परिवर्तन होने के कारण इस छड़ की जो लंबाई है वो बढ़ जा रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गई, सेम इसी प्रकार दोस्तों इस तरफ भी इतना बढ़ गई, ठीक है। और दोस्तों एक बात आप सभी लोग जानते हैं, जब किसी भी बॉडी की लंबाई बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई या फिर डाया क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इस कंडीशन में ये क्या होगा, टेम्परेचर परिवर्तन के कारण लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें किस चीज की। तो देखिए यहाँ पर हमने ताप या ऊष्मा की बात तो कर लिया, बट यहाँ पर प्रतिबल मतलब स्ट्रेस की भी बात करना है। तो दोस्तों इस कंडीशन में डेट मीन्स जब छड़ जो है फ्री रहता है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो कितना होगी, इसे जान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि बात करें स्ट्रेस की, ठीक है, स्ट्रेस जिसे कि दोस्तों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या निकलेगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्ट्रेस हमने दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग पहले मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हुआ है कि स्ट्रेस हम किसे कहते हैं, कि जब किसी बॉडी पर कोई बाह्य फोर्स लगाया जाता है तो उसके कारण उस बॉडी के अंदर, ठीक है, उस बॉडी के अंदर जो प्रतिरोधी बल उत्पन्न होते हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। डेट में दोस्तों जब किसी भी बॉडी के अंदर कोई फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है, अंदर की तरफ जब बल कार्य करते हैं तब हम उसे कह देते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस है, ठीक। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला। देखिए जो भी बल है वो बाहर की तरफ बढ़ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स नहीं कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू हमने क्या मान लिया, तो 0 है। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों चलिए अब ध्यान देते हैं इस मतलब दूसरे कंडीशन में, ठीक है, कि जब छड़ का एक सिरा फिक्स हो और दूसरा फ्री हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी कोई हमने लैंप ले लिया इस तरह से, ठीक है, कोई कैंडल है ये, ध्यान देंगे इस कैंडल के द्वारा इस छड़ में क्या किया, हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया डेल्टा टी, ठीक है। इसके कारण दोस्तों क्या हुआ, तो इसमें टेम्परेचर के कारण इस छड़ में इसके लंबाई में क्या हो जा रही है, यहाँ पर भी वृद्धि हो जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए इतना वृद्धि हो गई, और इस तरफ तो होगा नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये छड़ क्या है, एक तरफ से फिक्स है, दूसरी तरफ फ्री है, जितना भी स्ट्रेस होगा वो पूरा एक तरफ ही टोटल निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी जब इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। उम्मीद है समझ पाए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके टेम्परेचर के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देख लेते हैं स्ट्रेस की वैल्यू। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें जो आपका स्ट्रेस है मतलब सिग्मा का मान वो कितना निकल जाएगा तो देखिए ध्यान से, इसमें भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बॉडी में भी डेट में इस छड़ में भी आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है। डेट में दोस्तों इसमें अंदर की तरफ कोई भी बल रेजिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तो फिक्स है, यहाँ पर जो भी तापमान में परिवर्तन हो रहा है वो सीधे इधर ना निकल के सीधे बाहर की तरफ दूसरे साइड में जिधर फ्री है उस तरफ निकल जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ बल कार्य नहीं कर रहा है। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों चलिए अब तीसरे कंडीशन को देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे दोस्तों यहाँ पर भी हम मान लीजिए कोई कैंडल ले लिए, ठीक है, यहाँ पर कैंडल से हमने क्या किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया इस छड़ में। तो इससे क्या हुआ, इस छड़ में क्या हुआ, इसके छड़ के लंबाई मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ। इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होने के कारण तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस छड़ का क्या है, दोनों सिरा फिक्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस छड़ के टेम्परेचर में जब परिवर्तन होगा तो इसके कारण दोस्तों क्या हुआ, इसमें भी क्या होगा, बल उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ फिक्स होने के कारण ये क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। बाहर न जाकर ये आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होने लगेंगे, ठीक है। इस तरह से ये अंदर की तरफ बल उत्पन्न करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पर अंदर की तरफ जो बल है वो रेजिस्ट होने लगेंगे। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हमारे जो छड़ है वो दोनों तरफ से यदि फिक्स हो तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है,
तो यहाँ पर जो बल है मतलब इस छड़ में ताप में परिवर्तन के कारण इसके जो बल है वो अंदर की तरफ रेजिस्ट होने लग रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स अंदर की तरफ बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से इसमें यदि स्ट्रेस की बात की जाए, दैट मीन दोस्तों सिग्मा की बात की जाए, तो दोस्तों क्या होगा, इसका मान कुछ जरूर निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्ट्रेस किसे कहते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जब कोई आंतरिक प्रतिरोधी बल कार्य करता है तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंदर की तरफ बल कार्य कर रहे हैं ना, बाहर तो जा नहीं पाएगा फिक्स होने के कारण। तो इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पा रहे होंगे इतना। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इससे आपको क्या पता चला, दैट मीन्स आपको पता चल गया कि यदि कोई छड़ दोनों तरफ से फ्री हो तो उसमें स्ट्रेस की वैल्यू 0 होने के कारण उसमें जो है थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। दैट मीन्स इससे जो है हम लोग थर्मल स्ट्रेस की गणना नहीं कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार दूसरे की बात की जाए तो दोस्तों यदि किसी छड़ का एक सिरा फिक्स है दूसरा फ्री है तो इस कंडीशन में भी स्ट्रेस की वैल्यू 0 होने के कारण यहाँ पर भी थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस की गणना नहीं की जा सकती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार तीसरे की बात की जाए, यदि किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स हो तो इस कंडीशन में स्ट्रेस का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। तो इसी के कारण दोस्तों हम लोग हमेशा बात करेंगे तो देखिए थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस की गणना इससे कर सकते हैं जब कोई छड़ दोनों तरफ से फिक्स हो। उम्मीद करते हैं इतना समझिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, आप तो इतना समझिए कि जब किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स होंगे तभी उसमें जो है मतलब थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस की गणना की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए इससे इसका मतलब यही है हमारा मेन, यही निकलाना। तो इससे देख लेते हैं अब हमारा डेफिनेशन क्या निकलता है टेम्परेचर स्ट्रेस या फिर थर्मल स्ट्रेस का, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। देखिए जब किसी छड़ के, ठीक है, क्या काम है, जब किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स हों, ठीक है, यदि किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स हों तब उस छड़ में परिवर्तन के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है इस स्ट्रेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो थर्मल स्ट्रेस कहते हैं या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा एक बार और, हमने इसमें क्या कहा, यदि किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स हों या फिर हिंदी में कह सकते हैं आबद्ध हो, ठीक है, यदि किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स हों तब उस छड़ में परिवर्तन के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है तो उस स्ट्रेस को ही हम लोग थर्मल स्ट्रेस या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों यही डिफिनेशन सिंपल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यदि किसी छड़ के दोनों सिरे फिक्स हों तो तापमान में परिवर्तन के कारण छड़ में उत्पन्न प्रतिबल को ही तापी या उष्मीय प्रतिबल कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों पूरा अच्छे से आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं जैसा चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें आपके टॉपिक अधिक होने के कारण लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इसमें बन गए। दैट मीन्स इसके पार्ट जो है देखिए 11 पार्ट है ना, ये अब तक के 10 पार्ट भी हमने प्रोवाइड कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा चला गया, ठीक है। बट दोस्तों इस लेक्चर में आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें, देन आफ्टर हम सब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। और उस टॉपिक के साथ साथ हम लोग यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस का जो फार्मूला निकलता है वो भी उसके हेल्प से ज्ञात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ तक अभी आप लोग उतार लीजिए और हाँ डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग आगे चल के SSC JEE का प्रिपरेशन करेंगे तो दोस्तों आपको आगे चल के पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अभी से नोट्स तैयार रहेंगे तो आप एक बार देखेंगे केवल डायग्राम को तो आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी डिफिनेशन कितना भी इजी हो, यदि आपको याद भी हो जाता है तो कुछ समय बाद आप भूल जाते हैं, ठीक है। बट यदि डायग्राम देखे हैं और एक बार इसे पढ़े हुए हैं तो दोस्तों आपको हमेशा अपने आप से ही इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी हो गया, रफ करें। चलिए तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते किसे हैं, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप सभी को इसका डिफिनेशन भी इजीली समझ में आ जाए और दोस्तों इसके साथ साथ इसका जो फार्मूला निकलेगा वो भी आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा कि दोस्तों इसे भी हम लोग समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से ही समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई रोड है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने कोई एक छड़ ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, ये छड़ हो गया।
जिसका एक सिरा जो है दोस्तों वो मान लीजिए यहाँ पर फिक्स है, ओके ना, और एक सिरा इसका फ्री है। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इस छड़ का जो लंबाई है यहाँ तक, इसे हमने मान लिया L है, ठीक है। इस छड़ की लंबाई क्या है? L है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि इस छड़ पर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई कैंडल है जिसकी सहायता से हम इस छड़ पर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम इस छड़ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब इस छड़ में क्या होगा? तो इस छड़ के टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इस छड़ में जब मतलब इस छड़ के तापमान में जब परिवर्तन होगा तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों? तो वृद्धि कर जाएगी, ठीक है। डेट मीन्स इसका इलोंगेशन हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों हमने मान लिया जब इस छड़ का हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तब तापमान में परिवर्तन होने के कारण इसकी लंबाई कितना बढ़ गई? तो डेल्टा एल बढ़ गई। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब डेफिनेशन क्या बनेगा यहाँ से, ओके। तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ से आप इजीली अब बता सकते हैं कि एकांक लंबाई की छड़ पर, ठीक है, ध्यान देंगे, एकांक लंबाई की छड़ पर तापमान के कारण, ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? एकांक लंबाई की छड़ पर तापमान के कारण होने वाले लंबाई में वृद्धि को ही हम लोग क्या कहेंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों एक बार और ध्यान सुनिए, एकांक लंबाई की छड़ पर तापमान के कारण लंबाई में होने वाली वृद्धि या फिर लंबाई में होने वाली परिवर्तन को ही डेट मीन्स डेल्टा एल या फिर कह सकते हैं उसकी लंबाई में होने वाले इलोंगेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ओके दोस्तों। तो दोस्तों सेम यही चीज हम यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से भी लिखे हुए हैं, जिसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यही लिखा गया है कि एकांक लंबाई की छड़ पर 1 डिग्री तापांतर के कारण लंबाई में होने वाले परिवर्तन को ऊष्मीय या फिर रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ओके ना। तो दोस्तों एक बार और ध्यान सुन लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि एकांक लंबाई की छड़ पर 1 डिग्री सेल्सियस तापांतर के कारण लंबाई में होने वाले परिवर्तन या फिर कह सकते हैं लंबाई में होने वाले इलोंगेशन के मतलब इलोंगेशन को ही ऊष्मीय या फिर रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ओके ना। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है इसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ध्यान देंगे आप लोग, तो अल्फा से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे कि अल्फा बराबर होता क्या है। तो देखिए अल्फा बराबर हमारा होता है, यहाँ से निकल जाएगा आपका इस डायग्राम से फार्मूला। ध्यान देंगे कैसे, देखिए ये छड़ की लंबाई टोटल क्या है? एल है। तो सिंपल आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी लंबाई एल हो गई, ठीक है। और ध्यान देंगे दोस्तों, ये तो लंबाई हो गई छड़ की, इस पर जो हम लोग टेम्परेचर लगाए थे, ठीक है, इसकी लंबाई ध्यान दीजिए, इस छड़ पर जो हमने टेम्परेचर लगाया डेट मीन्स डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर दिया जब इस छड़ पर, तब इसमें क्या हुआ? इस छड़ की लंबाई में परिवर्तन हो गया, डेट मीन्स डेल्टा एल परिवर्तन हो गया। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला निकलता है तो इसी प्रकार से निकल जाएगा। तो यहाँ से यदि इसका फार्मूला देखा जाए तो आपका निकलेगा अल्फा बराबर, देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एल ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डेल्टा टी इंटू में एल हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग ये बता सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बराबर जो होता है डेल्टा एल अपान डेल्टा टी इंटू में एल होता है। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जो लंबाई में वृद्धि मतलब इलोंगेशन हो रहा है, तो इसका मान क्या निकलेगा इस फार्मूले से? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेल्टा एल का मान इस फार्मूले से ज्ञात करिए क्या निकलेगा। तो यहाँ से आप लोग इलोंगेशन बराबर निकाल सकते हैं, क्या चीज़? या करके इलोंगेशन तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल बराबर क्या निकलेगा? ध्यान देंगे, डेल्टा एल बराबर यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा इंटू में डेल्टा टी इंटू में एल। उम्मीद है दोस्तों इतना समझिए। तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से इलोंगेशन का मान। डेट में दोस्तों जब भी आपको किसी भी छड़ का इलोंगेशन याद करना रहेगा तो यहाँ से दोस्तों आपका यदि मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से कोई क्वेश्चन रहेगा तो ये वाला फार्मूला रखकर आप लोग इलोंगेशन याद कर सकते हैं। उम्मीद है समझिए। तो चलिए ये तो हो गया इलोंगेशन का फार्मूला। अब देख लेते हैं क्या चीज़।
तो दोस्तों इसी के साथ देखेंगे हम लोग थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस का भी फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेन का ही देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन दोस्तों क्या होता है ध्यान दीजिए, थर्मल स्ट्रेन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, आप लोग जानते हैं स्ट्रेन को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल। ठीक है, थर्मल है तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों थर्मल की जगह टी लिख सकते हैं। ठीक है, डेट मीन्स ईटी से प्रदर्शित कर देंगे थर्मल स्ट्रेन को। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, थर्मल स्ट्रेन बराबर हो क्या जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, ईटी बराबर यहाँ से आपका निकल जाएगा। आप लोग जानते हैं स्ट्रेन बराबर क्या होता है, तो डेल्टा एल अपान में एल होता है, यही तो होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल अपान एल क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप थर्मल स्ट्रेन बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ईटी बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे डेल्टा एल। तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल का मान ये वाला रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, क्या है अल्फा इंटू में डेल्टा टी इंटू में एल है। ठीक है, अपान में लिखिए, अपान में आपका देखिए यहाँ पर एल है ना, तो नीचे एल लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ से एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं ई टी बराबर अल्फा इंटू में डेल्टा टी। उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा थर्मल स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है इतना भी समझ गए। तो दोस्तों सेम ऐसे ही अब यहाँ पर हम लोग थर्मल स्ट्रेस बराबर ज्ञात कर लेते हैं। फार्मूला क्या निकलेगा, देखिए थर्मल स्ट्रेस। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, थर्मल है तो टी लिख दीजिए। ओके ना, तो ये हो गया थर्मल स्ट्रेस का चिन्ह, मतलब सिग्मा टी से प्रदर्शित कर देंगे। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ से इसका फार्मूला ज्ञात करने के लिए हमेशा आप लोग हुक्स लॉ का फॉलो करेंगे। ठीक है, हुक्स लॉ कहता है आपका कि जो स्ट्रेस होता है, मतलब कि समानुपाती सीमा के भीतर स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेन के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। उम्मीद है समझ गए क्या चीज, कि समानुपाती सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो सीधे विकृत के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ से इसका फार्मूला क्या निकलता है, सिग्मा बराबर हम लोग लिख सकते हैं समानुपात को हटाने के लिए इलास्टिक कांस्टेंट लिखते हैं इंटू में ई। बोलिए इतना समझ पा रहे हो। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं सिग्मा टी मतलब थर्मल स्ट्रेस बराबर ई इंटू में ई टी लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका सिग्मा टी बराबर ई का मान ऐसे रहने दीजिए, इंटू करिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेन मतलब थर्मल स्ट्रेन का मान यहाँ पर आप लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या है सिग्मा अल्फा इंटू में डेल्टा टी है। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ से आपका ये मान निकल जाता है थर्मल स्ट्रेस का। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला निकल जाएगा ई इंटू में अल्फा इंटू में डेल्टा टी। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसे भी पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं सब फार्मूलों पे बेस्ड जो है आपके कुछ न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, बट दोस्तों उन न्यूमेरिकल को हम लगवा नहीं रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसा कि इसमें जो है चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपका जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, 11 पार्ट हम लोगों ने इसका सॉल्व किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी की वजह से हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा अच्छे से लगा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बट दोस्तों उम्मीद से कह रहे हैं कि आप लोग लगा लेंगे। फार्मूले पे बस बेस्ड है, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इसी पर बस रख देना है, सेम आपका आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।